हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि जहां होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त, जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। तो 4 लाइनें सुनिए कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं है यारों। जो तैयारी कर रहे हैं आप वो करते रहिए। कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं है यारों, दिशा को बदलो, खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। तो चलिए हम अपनी दिशा को बदलते हैं और अगले पड़ाव पर चलते हैं, वैदिक काल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वैदिक काल के विषय में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेते हैं वैदिक काल का अपना पॉइंट, ठीक है। तो भैया वैदिक सभ्यता है क्या? बेसिकली मैं बताऊंगा आपको। जो वैदिक शब्द है वो वेद से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना हुआ है, जिसका निर्वचन होता है विद्यते ज्ञानयते नेति वेदः, अर्थात जिसके पास ज्ञान प्राप्त किया जाए वही वेद है। जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो वही क्या है? वेद है। और वेद से ही क्या बनता है? वैदिक बनता है। वैदिक शब्द जो है वो वेद से ही बनता है। बेसिकली जो ये सभ्यता है, यहाँ के लोग वेदों में लिखित सिद्धांतों को आधार मानकर जीवन जीते थे तो वे क्या कहलाए? वैदिक कहलाए। जो वह काल था वो क्या कहलाया? वैदिक काल कहलाया। और वह सभ्यता क्या कहलाई? वह सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। बात क्लियर है? मतलब यह कि जो लोग वेदों का अनुसरण करते हुए जीवन जी रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, वो क्या कहलाए? वैदिक कहलाए, है ना। और जब वह सभ्यता सभ्यता का एक रूप दिया गया तो वह वैदिक सभ्यता कहलाई। और जब वह काल की बात की तो वह वैदिक काल कहलाया। बात क्लियर है? वैदिक सभ्यता के आधार निर्माणकर्ता कौन थे? आर्य थे। आर्य बड़ा फेमस प्रश्न बनता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है। आर्य का बेसिकली मैं आपको बता, जैसे आर्य आपने लिख दिया, क्या लिख दिया? आर्य। आप जैसे कहते हैं कांग्रेस समर्थक, क्या बोलते हैं? कांग्रेसवादी। या ऐसे आप जैसे समाजवादी पार्टी होती है तो समाजवादी है ये, ऐसे कहते हैं ना, समाजवादी। जैसे हम कहते हैं मोदीवादी हैं, क्या है? मोदीवादी। ऐसे बोलते नहीं बोलते, मतलब ऐसे नॉर्मल सब समझिए आप कि कांग्रेसवादी हो गया, समाजवादी हो गया, मोदीवादी हो गया। तो मोदी क्या है? ऐसा थोड़ी कि मोदी कोई जाति, मतलब जो मोदी के समर्थक है उनकी कोई एक जाति है। अभी वर्तमान में आप देखें, जैसे हम कहें कि हम राहुल गांधी के समर्थक हैं तो राहुल गांधीवादी हो गए हम। तो राहुल गांधी कोई जाति थोड़े है। राहुल गांधी जो है एक नैरेटिव है, एक थॉट है, एक विचार है ना। तो दरअसल जो आर्य है ये भी क्या है? ये कोई जाति नहीं है, यह एक विचार है, ये एक नैरेटिव है, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम व्यक्ति। मतलब ये खुद को क्या कहते थे? श्रेष्ठ कहते थे। क्या कहते थे? श्रेष्ठ कहते थे। और इनके द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता कहलाई। जो इन्होंने जिसका विकास किया वो ग्रामीण सभ्यता कहलाई। और इनके यहाँ पितृसत्तात्मक समाज था। अभी आगे और क्लैरिफाई होगा, जैसे चूंकि जो इनके यहाँ जो ट्रांसफर होता था, जैसे मान लीजिए कोई मालिक है तो मालिक का जो ट्रांसफर अगली पीढ़ी में हुआ तो उसका बड़ा लड़का हुआ करता था। तो मतलब पितृसत्तात्मक समाज जो है यहाँ से वैदिक सभ्यता से स्थापित होता है। इनकी भाषा जो थी वो क्या थी? संस्कृत थी। तो आपको पता है, जैसे हम लोग जब अध्ययन करते हैं, हिंदी मान लीजिए आपको पढ़ना है तो हिंदी हम लोग जब पढ़ते हैं तो कहते हैं जो हिंदी भाषा है ये दरअसल आर्य भाषा से विकसित की गई। आर्य भाषा कौन है? तो संस्कृत है। बात क्लियर है? इनके प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। और बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता था। गाय को अघन्या कहा जाता था। मतलब क्या? मतलब जिसके ऊपर आप कोई चोट नहीं करेंगे। अघन्या मतलब इसके ऊपर आप कोई चोट नहीं करेंगे, वही क्या है? उस गाय को जो है अघन्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। बात क्लियर है? वैदिक साहित्य में अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपमुद्रा आदि विदुषियों ने वेद मंत्र की रचना की। समझिएगा इसको। जैसे अभी वर्तमान में होते ही चर्चा होती है कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए। महिलाओं का अधिकार जो था हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बहुत पहले से वर्णित है। और वो उनका बाकायदे उस अधिकार का उपयोग भी करती थी। देख पा रहे हैं आप, अपाला हो गई, घोषा हो गई, विश्वारा हो गई, लोपमुद्रा हो गई, इन विदुषियों ने वेद मंत्र की रचना तक की है। बीच में जब सारी चीजें जैसे मुगल आए, अंग्रेज आए, उस काल में जो है, उस समय कह सकते हैं कि जो स्त्रियों का एक अधिकार था वो गायब कर दिया गया था। बात क्लियर है? लेकिन वैदिक सभ्यता जो हमारी थी, जो हमारे वेद और पुराण है, उसमें महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया। बात क्लियर है? जो वैदिक साहित्य है इसको श्रुति भी कहा जाता है, और जिसका अर्थ क्या है? सुना हुआ। मतलब ये कहा जाता है कि जब वैदिक जो सभ्यता है वो, जैसे जो भी चीजें मंत्र लिखा जाता है, जो वैदिक साहित्य लिखे गए हैं, ये भगवान जो है, ये कोई व्यक्ति नहीं लिखा है इसको,
किसी व्यक्ति ने सुना, जो सुना वही लिख दिया, और सुनने जो किसका सुना वो सुना देवी देवताओं का। बात क्लियर है। तो इसलिए वैदिक साहित्य को क्या श्रुति भी कहा जाता है। आर्य के जीविकोपार्जन या व्यवसाय का मुख्य साधन क्या था? पशुपालन और कृषि थी। अब समझिएगा इसको। अभी जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो वहां पे वो नगरी सभ्यता थी। बात क्लियर, जैसे यहाँ पे भी आया था ना ग्रामीण सभ्यता, तो वो नगरी सभ्यता थी और वहां पर व्यापार था, जीविकोपार्जन और जो व्यवसाय था वो था व्यापार करना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे पशुपालन और कृषि हो गई थी। बात क्लियर, कौन सी वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आर्यों की प्रशासनिक संस्थाएं काफी सशक्त थी। प्रारंभ में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। समझिएगा, सोचिए जनता के द्वारा, जैसे जो अभी जो हमारे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं या राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनका चुनाव कौन करती है? जनता करती है। बात क्लियर है। तो वैसे ही आर्यों के टाइम में भी जो राजा चुना जाता था वो जनता के द्वारा चुना जाता था। लेकिन बाद में उसका पद धीरे धीरे क्या, वो पैतृक होता चला गया, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? अभी हम ऋग वैदिक काल में आगे पढ़ेंगे। इसके लिए सभा और समिति दो संस्थाएं हुआ करती थी, कैसे कंट्रोल करती वो सारी चीजें पढ़ेंगे। बात क्लियर है। तो आर्यों की जो एक कह सकते हैं कि जो सत्ता थी वो कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी। ग्रामीण थे वो, है ना। जो उनकी भाषा थी वो संस्कृत थी और वेदों के सिद्धांत को मानकर ये जीते थे। बात इतनी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पड़ाव पे चलते हैं। अब इनके निवास स्थान से चर्चा कर लेते हैं। सामने आपके पूरा मैप बना हुआ, मैप से समझाऊंगा आपको। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मूल निवास मध्य एशिया है। दरअसल जब ये इन्होंने कहा, दरअसल जो मैक्स मूलर थे ये जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे, है ना। इन्होंने कहा जो मध्य एशिया से तात्पर्य क्या है? मध्य एशिया से तात्पर्य इनका ईरान से था। ठीक है। दरअसल ये बात तब वेरीफाई हुई जब एशिया माइनर स्थित बोंग-जकोई अभिलेख से, है ना, बोंग-जकोई अभिलेख जब मिला, ये तो करीब 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख था और इसमें ऋग वैदिक काल के देवताओं का नाम भी अंकित था। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है। अभी समझिएगा, जैसे आप ऐसे समझिए, ये क्या है? ये आपका इंडिया है ना। ये आपका इंडिया है, समझ आ रहा है आपको। ये आपका अफगानिस्तान हो गया, इधर आपका जो है ईरान हो गया। मतलब ये है कि दरअसल इसने क्या कहा था? ये मध्य एशिया, यही जैसे ये एशिया पूरा इतना दूर, तो ये मध्य एशिया जो है बेसिकली यहीं से क्या है? यहीं से, यहीं के निवासी आ रहे थे और यहां से चल के वो कहाँ आए थे? भारत आए थे। जैसे आप देख पा रहे हैं, मध्य एशिया, अफगानिस्तान ईरान में थे, मध्य एशिया है, ये अफगानिस्तान होते हुए हिंदू कुश पर्वत होते हुए कहाँ चले आए? सप्त सिंधु क्षेत्र चले आए। अभी सप्त सिंधु क्षेत्र के बीच हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल में। बात क्लियर है। मतलब यही हमारा क्षेत्र कहलाता है, ये इंडिया। अगर इंडिया पूछा जाए आपसे कि साहब जो आर्य थे वो इंडिया में अर्थात भारत में कहाँ से है, तो आप सीधे सीधे बताइए कि जो आर्य थे वो इंडिया में जो है मध्य एशिया से आए हुए थे, अर्थात ईरान से। अगर वहां पे आता है तो ईरान आप मार सकते हैं। बात क्लियर है। इस पे रिसर्च जो है बाल गंगाधर तिलक ने भी किया और ज्योतिषी गणना के आधार पर इसका काल जो 600 ईसा पूर्व माना था इन्होंने। इसकी बात थी अलग, लेकिन इनका मूल निवास क्या? उत्तरी ध्रुव बता दी। जैसे आप समझिए ऐसे कि जैसे मान लीजिए ये है, ये गोला आपका है ना, ये गोला है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। दरअसल जब इन्होंने ज्योतिषी गणना की तो इसमें कहा गया कि 6 महीने दिन हो रहा है और 6 महीने रात हो रही है। जहां पे वो रह रहे हैं वो 6 महीने दिन 6 महीने रात, तो उस आधार पर इन्होंने उत्तरी ध्रुव बता दिया। लेकिन इनकी बात इसलिए कट जाती है क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर भी 6 महीने दिन 6 महीने रात होता है और दक्षिणी ध्रुव पर भी होता है। तो इनको ये कहना चाहिए या तो उत्तरी ध्रुव के थे या तो दक्षिणी ध्रुव के थे, तब तो इनकी बात समझ में आती। लेकिन इनकी बात जो है कट गई, इनकी बात मान्य नहीं हुई। उसका दयानंद सरस्वती ने कहा आर्यों का निवास क्या? तिब्बत को बताया। रास्ता क्या था? हिंदू कुश पर्वत यहां तक, ये तिब्बत का रास्ता इन्होंने बताया। तो इनकी भी कुछ बात हद तक सही थी। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो मैक्स मुलर का जो सिद्धांत था, जो या मैक्स मुलर ने जो कहा था वही सही था। बहुत विद्वान इसको मान्यता भी देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वैदिक काल जो था मेरे भाई मेरे दोस्त, आप देख पा रहे हैं वैदिक काल जो है 2 पार्ट में डिवाइड था। क्या 2 पार्ट में डिवाइड था? एक था ऋग वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय पूछा जाता है आपसे तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, है ना। अभी हम लोग कहाँ रहे हैं? 21वीं सदी में हम लोग हैं। ठीक है, मतलब 500-700 साल, मतलब बहुत समय पहले की बात है। 1600 ईसा पूर्व। ठीक है, अभी हम लोग 2000 में है। क्या 2000 ईसा पूर्व थोड़ा है, वो तो सन 2000 है ना। तो समझिए इसको। तो इसमें ऋग वैदिक काल जो है एक हो गया और एक हो गया उत्तर वैदिक काल। बात क्लियर? बहुत पहले की बात है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऋषि हुआ करते थे, गुरुकुल चलता था, है ना। यहाँ पे गाय थी, इसी को क्या कहा जाता था? इसी को अधन्या कहा जाता था। मतलब क्या? इसकी केवल सेवा होती थी, इसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यज्ञ हो रही है। बात क्लियर है? यहाँ पे गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ऋग वैदिक काल के विषय में पढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल या इसी को क्या कहा जाता है? पूर्व वैदिक काल।
1500 BC से 1000 BC। अब ऋग वैदिक काल नाम कैसे पड़ा, समझिएगा इसको। देखिए सबसे पहले कौन सा वेद आया, सबसे पहले आया आपका ऋग्वेद। बात क्लियर है। तो ऋग वैदिक जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के आधार पर ही जो काल डिसाइड हुए उसमें ऋग वैदिक काल की संज्ञा देगी, ऋग्वेद के आधार पर, ठीक है। अब पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। आप देख पा रहे हैं जो प्राकृतिक पूजा, यहाँ पे केले का पेड़ लगा हुआ है ना, यहाँ पे ऋषि क्या कर रहे हैं, जो है आपका यज्ञ कर रहे हैं। तो बेसिकली इनका जो धर्म, आर्यों का जो धर्म था वो मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। ऋग वैदिक काल में देवताओं, जैसे देवताओं का उल्लेख मिलता है तो इसमें कौन कौन से देवता, इंद्र देवता मिलते हैं। कौन से इंद्र मिलते हैं, वरुण मिलते हैं, मित्र मिलते हैं और नासत्य मिलते हैं। इन 4 देवताओं का उल्लेख जो है ये ऋग वैदिक काल में जो हमें साक्ष्य मिला उसके आधार पर ये इसका उल्लेख वहां मिल रहा है। बात क्लियर है। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। इसे आपसे पूछा जाए कि निष्क शब्द का अभिप्राय है, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द से अभिप्राय क्या था, तो आप क्या बताएंगे भैया, एक आभूषण से। लेकिन परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस रूप में हुआ, सिक्के के रूप में हुआ। बात समझ में आ गई। अब ऋग वैदिक आर्यों के 5 जनों में यदु, दुह्य, पुरु, अनु और तुर्वस ये शामिल थे। 5 जन में ये शामिल थे, ठीक है। और ऋग वैदिक कैसे थे, ये बहुदेववादी थे। मतलब जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना 23 करोड़ देवी देवता हमारे पास हैं, तो आज से नहीं है, वो ऋग वैदिक काल से ही है, ठीक है, वैदिक काल से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं क्या कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित है। बात क्लियर हो गई। इनका इतिहास ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद की नदी सूक्त में 21 नदियों का, कहीं कहीं आपको 31 नदियां दिख जाएंगी, बेसिकली 21 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों सरस्वती, बिपाशा, पुरुषणी, वतिस्ता, सिंधु, सूत्रादि व अस्किनी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और आर्थिक महत्व के कारण सिंधु नदी को हिरण्य कहा गया है। देखिए अगर हम कुंभा की बात करें तो कुंभा का वर्तमान नाम काबुल, सुवस्तु का वर्तमान नाम स्वात, गोमती का गोमल, सिंधु का सिंध, सोसमा का शोभन, वतिस्ता का झेलम, मस्किनी का रावी, बिपाशा का व्यास, सरस्वती का घाघरा और सदा नीरा का गंडक। बात क्लियर है। ये प्राचीन नदियां, कुछ प्रमुख नदियों के नाम हमने लिए हुए हैं, ठीक है। तो बतिस्ता का झेलम, मस्किनी का रावी, है ना, बिपाशा का व्यास, सरस्वती का घग्गर, सदानीरा का गंडक, सुषोमा का सोहन, सिंधु का सिंध, गोमती का गोमल, स्ववस्तु का स्वात, कुंभ का काबुल। ये बात क्लियर हो गई। अब इस जो ऋग्वेद है, ऋग्वैदिक काल या ऋग्वेद में गंगा नदी का जो है केवल 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। सिंधु व हिरणी का सर्वाधिक बार अगर पूछा जाए आपसे कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किसका उल्लेख हुआ है, तो सिंधु का उल्लेख हुआ है। और इसके आर्थिक महत्व के कारण इसको हिरण्य कहा जाता था। बात क्लियर। हिरण्य जो है इसको आर्थिक महत्व के कारण कहा जाता था। और जो सरस्वती थी ये सबसे पवित्र नदी थी। दरअसल जो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो सरस्वती जो यहाँ अदृश्य है, यहाँ से नहीं है, बहुत पहले से अदृश्य है ना। तो इनको सरस्वती को माते तमा, देवी तमा या नदी तमा भी कहा गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ऋग्वैदिक, अभी हमने बात की थी कि जो राजा थे वो पहले जनता द्वारा चुने जाते थे, बाद में जैसे जो है उनका जो पद था वो धीरे धीरे मतलब संतान के उस हिसाब से चलने लगा। जो सबसे बड़ा लड़का होगा वो राजा बनेगा, इस टाइप से चलने लगा। टू टेक वन स्किप वन ऐसे होने लगा। लेकिन ये राजा निरंकुश नहीं हुआ करते थे कि मेरे पिताजी राजा हैं तो मैं राजा बनूंगा, तो मैं जो मन वो करूंगा, ऐसा नहीं होता था। ऋग्वैदिक आर्यों की 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियां थी जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी और जिन्हें सभा और समिति कहा गया था। बात क्लियर है। जो सभा होती थी, बेसिकली मैं इसके बारे में बताऊं तो जो सभा थी वो बेसिकली न्याय से संबंधित थी। क्या? न्याय से संबंधित सभा थी, ठीक है। और नियंत्रण, जो शासन पर नियंत्रण था वो समिति रखती थी, है ना। जो सभा है इसको उच्च सदन, जो आज का राज्यसभा है इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। और यह समाज से आए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। सभा के सदस्यों का सभ्य अथवा सभासद कहा जाता था और सभा का अध्यक्ष सभापति कहा जाता था। सभा के सदस्यों को पितर कहा जाता था, जिससे पता लगता था कि ये बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे। बात क्लियर है। और इसका कार्य न्याय से संबंधित था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है। सभा और समिति, बात क्लियर है। अब आगे और हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे कहाँ बताया गया है कि सभा और समिति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किस वेद में बताया गया, तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आपसे पूछे सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी दफा हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 8 बार हुआ है। बात क्लियर है। और समिति की बात करें तो समिति आम जनमानस की संस्था थी। उसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे।
समझ रहे। और उसके अध्यक्ष को क्या ईशान कहा जाता था। प्रारंभ में समिति में स्त्रियां भी आती थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था को जनसभा भी कहते हैं, उसे विदथ कहा जाता था। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ? 6 बार हुआ है। बात क्लियर है। समिति का उल्लेख कितनी बार? तो समिति का उल्लेख भैया हुआ है 6 बार। बात क्लियर है। अब देखिए जो हमारा आर्य समाज था ना, जो आर्य समाज था वो बेसिकली ऐसा नहीं था कि आर्य तो एक नैरेटिव थे, जो आर्य थे वो एक नैरेटिव, एक विचार था, एक कह सकते हैं कि हमारा हम मानते थे जिसको। लेकिन वो आर्य समाज भी जो है वो 5 भागों में बटा हुआ था। किसमें? कुल में, ग्राम में, विश्व, जन और राष्ट्र में। बात क्लियर है। हम अभी वैदिक समाज की बात कर रहे हैं। अभी कौन सी वैदिक समाज? ऋग वैदिक समाज या पूर्व वैदिक समाज की बात कर रहे हैं। बात क्लियर है। अभी हम उत्तर वैदिक में जाएंगे तो वहां चीजें बदल जाती हैं। ठीक है। इसमें प्रशासन सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल होती थी। ये कुल, इसके जो मुखिया होते थे उनको कुलप कहा जाता था। ठीक है। एक ग्राम में कई कुलों से मिलकर एक ग्राम, जैसे कई कुल हो गए, जैसे हमारा खानदान हो गया तो खानदान के लोग कहीं रह रहे हैं, फिर दूसरे खानदान के लोग, तो वो जब कई खानदान मिलते थे, आज के टाइम में खानदान है ना, जैसे हमारे बाबा हो गए, उनके कई जो उनके लड़के हैं, उनके लड़के एक घर में रह रहे हैं, तो इस प्रकार से चीजें हुई थी। तो जो ये कई कुल होते थे वो मिलकर के ग्राम का निर्माण करते थे। और ग्राम के मुखिया क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। जैसे जो अभी वर्तमान में ग्राम प्रधान होते हैं ना, तो वो ग्रामीणी होते थे। और ग्रामों का संगठन क्या? विस कहलाता था। कैसे? जैसे अभी आपके टाइम में, जैसे मान लीजिए एक हम लोगों के यहाँ ग्राम प्रधान होते हैं और एक होते हैं आपके बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं तो उनका जो चुनाव वो करते हैं, तो वो करते हैं ब्लॉक का। तो बेसिकली जो ग्रामों का संगठन था वो जो विस हुआ करता था वो उस टाइम का ब्लॉक है ना। और विस का प्रधान कौन? विस्पति होता था। ठीक है। जो ब्लॉक प्रमुख हो रहा है इस टाइम वो विस्पति होता था। और विसों का संगठन जन के मुखिया जनपति कहलाते थे, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग चुनते हैं ना कि जो है जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो अपना मान लीजिए चुन लिए ब्लॉक प्रमुख को। किसको चुन लिए? ब्लॉक प्रमुख को चुन लिए। लेकिन जैसे मान लीजिए जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? जिला पंचायत सदस्य, अब ऐसे समझिए, लोकल भाषा में समझिए, जिला पंचायत सदस्य क्या करते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्या? अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ये जनपति कहलाते थे। जो भी वर्तमान में अध्यक्ष कहला रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, वो जनपति कहलाते थे। और कई जिले, जो कई जन होते थे वो मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे। मतलब एक राज्य का, जो भी वर्तमान में उसके मुखिया थे, राष्ट्रपति कहलाते थे उस टाइम में। लेकिन अभी क्या है? अभी जैसे आप मुख्यमंत्री कह सकते हैं, आप जो है राज्यपाल कह सकते हैं, या कुछ भी जो भी आपके मन में, तो मुखिया वो करता था। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल, बात क्लियर है। उत्तर वैदिक काल, ये थोड़ा सा इसमें चीजें बदली थी। और इस काल में जैसे अभी हमने पढ़ा ना, वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और वहां पे जो व्यवसाय था, जो जीवन यापन का स्रोत था, वो पशुपालन और कृषि हुआ करती थी। बात क्लियर। लेकिन उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो उत्तर वैदिक काल मेरे भाई, इस काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुरु है, ये कहाँ? किंगडम। बात क्लियर है। और यहाँ पे क्या है? पांचाल। यहाँ गंगा नदी बह रही है, यहाँ हस्तिनापुर है। मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे थी। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? हिमालय है। ठीक है, हिमालय है। तो कुरु क्या है? किंगडम में है। किंगडम में। बात क्लियर है। अब सूर्य सेना ये बाद में हालांकि आता है, तो आप इसको ऐसे समझिए, इंद्रप्रस्थ यहाँ पे है। ठीक है। यहाँ पे अश्नाद द्वैत है। लेकिन अभी जो है कुरु और पांचाल, कुरु कहाँ पे था? किंगडम में था। बात क्लियर है। पांचाल आपका देख ही पा रहे हैं, हस्तिनापुर ये करीब जो है दिल्ली के पास पड़ता है ये। ठीक है, पांचाल। तो अब इस काल में जो व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति था, मतलब ये कि हम कोई वस्तु आपको दे रहे हैं, जैसे आप समझिए, जैसे अभी तो लोगों के पास पैसा हो गया, पहले क्या होता था, जैसे गांव में कोई आ गया, जैसे मान लीजिए कोई ये आ गए सामान बेचने आ गए, तो ये दे रहे हैं कि हमको सामान दे रहे हैं। मान लीजिए ये हमको दे रहे हैं खरबूजा, ये हमको सब्जी दे रहे हैं। और ये क्या करते थे? इधर से गेहूं या चावल देते थे। मान लीजिए गेहूं या चावल दिए, तो यहाँ पे ये पैसे का विनिमय थोड़ा हुआ, ये तो वस्तु का विनिमय। हमने आपको क्या दिया? गेहूं दिया, आपने हमें क्या दिया? सब्जी दी। बात क्लियर। पहले की व्यवस्था थी, और अभी भी कुछ दिन पहले तक थी। लेकिन अभी क्या, लोगों के पास पैसा हो गया है, तो अब गेहूं चावल लोग नहीं देते जल्दी। लेकिन गाँव में आप जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी है कि इस काल में वस्तु का विनिमय जो है वो गेहूं और चावल के आधार पर हो रहा है कि भाई गेहूं आप ले लीजिए या हमारा चावल ले लीजिए, हमको आप ये दे दीजिए। बात क्लियर है। तो ये सारी चीजें थी। इस काल में गोत्र प्रथा शुरुआत की गई थी। गोत्र मतलब क्या? जैसे आप देख पा रहे हैं क्षत्रिय हो गए, है ना। क्षत्रियों में कई गोत्र होते हैं, तो उस गोत्र की शुरुआत भी, जैसे क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण है, आप जो है मान लीजिए उसमें कुछ भी है आप, तो बेसिकली प्रथा की शुरुआत हो गई थी। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण आयस कहा जाता था। क्या?
कृष्ण अयस्क कहा जाता था। किसको? लोहे को। बात क्लियर है? श्याम अयस्क नहीं, इसको कृष्ण अयस्क बोला जा रहा है। तांबे को श्याम अयस्क कहते थे। किसको? जो तांबा हमारा था, तांबा, इसको श्याम अयस्क कहते थे। क्या? श्याम अयस्क कहते थे। बात क्लियर है? तो लोहे को कृष्ण अयस्क और तांबे को श्याम अयस्क। अब उस वक्त वर्णिक जो वैदिक वर्ण व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में, वो थे बेसिकली ब्राह्मण, ये थे क्षत्रिय, क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, और ये थे वैश्य, क्या? ये थे वैश्य, और ये थे आपके शूद्र। देख पा रहे हैं आप? मतलब ये जो यज्ञ या जो भी कर्मकांड का पाठ कराते थे या जो पढ़ाते लिखाते थे वो थे पंडित जी। जो लोगों की रक्षा करते थे, क्षति से जो रक्षा करते थे वो कहलाते क्षत्रिय, और जो वैश्य होते थे वो व्यापार करते थे, है ना, वो कहलाते थे वैश्य। और बेसिकली जो खेतों में सारी चीजें उगाते थे, गेहूं, चावल, धान, सब्जी, जो भी उगाना काम होता था वो करते थे शूद्र। बात क्लियर है? तो ये 4 वर्ण में विभाजित थे। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अगला क्या है उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है? ऐसे वैदिक वांग्मय जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है। वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है? जैसे हम आपसे कहें 4 वेद होते हैं, 6 उपवेद होते हैं। ठीक है? ऐसे करके वेद की बात करें तो वेद शब्द का निर्वचन विद्यते ज्ञान नेति वेद, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए वही क्या है? वेद है। जिससे भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा वही क्या है? वेद है। और कृष्ण द्वैपायन अर्थात व्यास ने वेदों को 4 भागों में बांटा, इसलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। इनका बेसिकली नाम क्या था? व्यास था। कृष्ण द्वैपायन इनका नाम था, लेकिन उन्होंने वेदों का बंटवारा किया, इसलिए इनको क्या कहा गया? वेद व्यास कहा गया। बात क्लियर है? पहला क्या था? ऋग्वेद संहिता, दूसरा था यजुर्वेद संहिता, तीसरा था सामवेद संहिता, चौथा था अथर्ववेद संहिता। प्रश्न आ जाता है कि साहब दूसरा वेद कौन सा था? तो लोग यजुर्वेद और सामवेद में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया दूसरा का वेद जो है ये यजुर्वेद ही है। ठीक है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी कहा गया था। बात क्लियर है? तो यहां तक आप समझिए, और कल से हम लोग जो है वेद के विषय में पढ़ेंगे। वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, इन सब के विषय में पढ़कर उसके बाद वैदिक सभ्यता खत्म, और उसके बाद सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों मिक्स्ड प्रश्न हो जाएंगे। बात क्लियर है? ठीक है? तो ये क्लास आपकी यहीं तक, और क्लास आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें दोस्तों तक, और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है मेरे भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।